रहेगा। आज हमारा विशेष है भारत न्यूजीलैंड साझेदारी का शिखर। भारत न्यूजीलैंड साझेदारी का शिखर आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। भारत न्यूजीलैंड साझेदारी का शिखर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। एम्बेसडर सज्जनहार, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ है डॉक्टर रंजन कुमार, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रंजन कुमार, प्रोफेसर रंजन कुमार बल्कि कहूँगा, बहुत स्वागत है सर आपका। एम्बेसडर सज्जनहार, अगर सबसे पहले आपके साथ शुरुआत की जाए और इस यात्रा के मायने समझने की कोशिश करूँ, 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा किन मायनों में खास है, कैसे इसका आकलन करेंगे, भारत के लिए क्या टेक अवेज रहे, या रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचना, कैसे इसको परिभाषित करेंगे? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मेरे सह वक्ता प्रोफेसर राजन कुमार और आपके हजारों देखने सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक तो अपने आप में ही अगर 40 साल के बाद प्रधानमंत्री जाते हैं तो ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक हो जाती है। परंतु अगर इसको यात्रा को देखा जाए इस परिप्रेक्ष्य में, जो पूरे विश्व का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, पॉलिटिकल आर्किटेक्चर है, ये सब एकदम बदल रहा है। जी। और इंडो पैसिफिक में अगर हम देखें, जो हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अगर हम देखें, तो ये सबसे ही बड़ा कंटेस्टेड एरिया बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है जो कुछ ऐसी शक्तियां हैं, चीन जैसे देखा जाए, जो वो अपना यहाँ पर बहुत ही, उनका जो रोल है बहुत ही अग्रेसिव हो गया है। तो यहाँ पर जो भी डेमोक्रेसीज है, इनको साथ में मिलकर आना और अपने सहयोग को बढ़ाना, जिससे कि यहाँ पर शांति हो सके, जिससे कि यहाँ पर स्थिरता हो सके, सुरक्षा बनी रहे और जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। तो इसीलिए देखिए, ये बहुत ही भारत हिंद महासागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वहां पर बहुत बड़ी पावर है। न्यूजीलैंड है, यहाँ पर पैसिफिक आइलैंड स्टेट है। तो मतलब इंडो पैसिफिक को अगर हम मिलाकर देखें तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ये दोनों देश, और जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया भी, इंडोनेशिया भी, ये सभी जो डेमोक्रेसीज हैं ये मिलकर काम करें, जिससे कि यहाँ पर स्थिरता बनी रहे, स्थायित्व बना रहे। क्योंकि ये व्यापार के लिए ये क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने की है, जो उसमें हमने कहा है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम इस्टेब्लिश करेंगे, मतलब अपने जो संबंध हैं उसको हम और ऊंची उस पर पायदान पर लेकर जाएंगे। और उसमें आखिरी चीज मैं यही कहूंगा, जो हमने 6 पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो उसमें किस किस क्षेत्र में हम इसमें बात करेंगे। एक व्यापार है, एजुकेशन है, इनोवेशन है, रक्षा है, क्षेत्रीय सुरक्षा है, और क्लाइमेट एक्शन। तो ये मतलब 6 पिलर्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मैं इसमें समझता हूं, व्यापार के अलावा, क्योंकि हमारा फ्री ट्रेड एरिया हमने इसी अप्रैल में उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, परंतु जिसे कहा जाता है मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें ही हम इंडो पैसिफिक में अगर स्थायित्व चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो मैरीटाइम कोऑपरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहेगा। और इसमें दोनों देशों ने ये निर्णय किया है जो बहुत ही तेजी से आगे सहयोग बढ़ाएंगे। जी 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 जी। प्रोफेसर राजन कुमार, अगर इसको थोड़ा सा समझना चाहें, क्योंकि जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हमारे दर्शकों के लिए के सुलभ संज्ञान के लिए थोड़ा बताइए कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्या चीज़ें बदल जा रही हैं। एक बात, दूसरी बात ये, एफटीए होने के बाद ये शीर्ष स्तर की पहली यात्रा थी, तो अब बिजनेस मीन्स अ लॉट। कैसे इसको परिभाषित करेंगे? विशेष तौर पर ये समझें कि एफटीए के बाद अब उसके क्रियान्वयन का दौर शुरू हो गया है। कैसे इसके क्या लाभ है भारत या बल्कि दोनों देशों के लिए, कैसे विन विन सिचुएशन है? निखिल जी नमस्कार, एम्बेसडर सज्जनहार और आपके दर्शकों को नमस्कार।
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं निखिल। यही सवाल अभी हमारे जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ईस्ट टंडन साहब, उनसे पूछा गया था। आप ही के एक रिपोर्टर, मतलब कोई मीडिया के रिपोर्टर ने पूछा था कि जो हम ये बात कर रहे हैं कि इस दौरे में जो एलिवेशन व स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, तो इसके क्या मायने हैं, क्या नया बदलाव हुआ है उसमें, क्या किसकी संभावना बनती है। तो उनका जवाब यही था और बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि दो मीनिंग्स हैं इसके। पहला तो यह कि जो अब पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इंटेंस होने वाला है। यानी कि पहले मान लीजिए कि आप सेक्रेटरी के लेवल पे बात करते थे, तो अब शायद फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे बात करेंगे। और तो पहला तो पॉलिटिकल एक जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाला है। दूसरा उन्होंने बोला कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो दूसरा पहलू है उसमें सिक्योरिटी और डिफेंस कंपोनेंट जो है उसको काफ़ी जोड़ने की संभावना है, जिसकी बात अभी एम्बेसडर साहब कर रहे थे, एम्बेसडर सज्जनहार सर कर रहे थे। तो जो डिफेंस और जो स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी कंपोनेंट है उसको उसमें जोड़ने की संभावना है। और जब भी आप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये पार्टनरशिप काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। और अभी जैसे कि उसमें 6 पिलर्स की बात अभी हमारे एम्बेसडर साहब कर रहे थे, तो काफ़ी जो दायरा है काफ़ी बढ़ने वाला है। तो यह तो हुआ आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल कि एफटीए जो हुआ है इससे क्या परिवर्तन होने की संभावना है और उसके क्या मायने हैं जो बिजनेस या ट्रेड रिलेशनशिप है। तो उसमें देखिए ये एफटीए अभी भारत की जो पॉलिसी है जिसमें कि हमने काफ़ी देशों के साथ हमने एग्रीमेंट अभी किए हैं, उसमें न्यूजीलैंड के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि न्यूजीलैंड एक इम्पॉर्टेंट कंट्री, आपको जो इंडो पैसिफिक का जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री के रूप में देखा जाता है। और अभी इसी साल हमने कंक्लूड किया, अभी रेटिफिकेशन प्रोसेस में है कि वहाँ का पार्लियामेंट अभी साइन करेगा, एक रीडिंग वहाँ के पार्लियामेंट में हो चुका है। लेकिन उसमें चूंकि बाय पार्टीजन सपोर्ट है वहाँ पे भी, तो इसमें कोई अड़चन नहीं है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यह जब हो जाता है तो उसमें जो एस्टिमेट लगाया जाता है कि लगभग जो अभी का जो ट्रेड है आपका, लगभग जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला के मैं बात करूं तो लगभग 2.4 बिलियन का ट्रेड है। तो संभावना बताई जा रही है कि अगले 10 वर्षों में यह बढ़ के आपको वो लगभग 4 बिलियन यूएस डॉलर की मैं बात करूं, जो न्यूजीलैंड का डॉलर है उसमें 7 पॉइंट समथिंग की बात कर रहे थे। तो अगले 4-5 वर्षों में इसके काफ़ी बढ़ने की संभावना है। दूसरा जो पहलू मैंने जो एफटीए जो भारत और न्यूजीलैंड का जो डॉक्यूमेंट है उसको मैंने पढ़ा था, तो उसमें मैंने देखा कि और 2-3 महत्वपूर्ण पहलू पे है जिस पे की चर्चा हुई है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि जो $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट का प्लान है कि न्यूजीलैंड अगले 15 साल में वहाँ पे एक तरह से एग्रीमेंट है ये कि उसमें अगले 10-15 साल तक लगभग $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू वह भी है, उसमें एक मोबिलिटी क्लॉज है जिस पे भी स्पोक्स पर्सन हमारे बता रहे थे। मैं वीजा की बात नहीं कर रहा हूँ जो, और इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोबिलिटी। तो उसमें वो जो एफटीए डॉक्यूमेंट अगर पढ़ेंगे दोनों देशों के बीच में, तो उसमें एक क्लॉज है कि लगभग 5-4 जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि जो सर्विस सेक्टर में हमारे वहाँ पे जो चूंकि जो एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो उसमें नंबर भी दिया हुआ है कि लगभग 5,000 जो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स जो होंगे वो वहाँ पे जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो ट्रेड हमारा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ने की संभावना है, और जो मोबिलिटी है खासकर स्किल्ड वर्कर्स इत्यादि तो उसमें काफ़ी बढ़ने की संभावना है। और इसमें दोनों देशों में असर पड़ेगा। और इसका जो ऑपरेशन है उसमें मैं बता दूं कि न्यूजीलैंड लगभग भारत के 100% जो प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे जाएंगे उसको वो टैरिफ फ्री कर देगा। और वहाँ पे ग्रेजुअली भारत भी कुछ एग्रीकल्चर और जो एक डेयरी का सेक्टर है उसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, बने रहेंगे, लेकिन उसके अलावा लगभग 75 से स्टार्ट करके 90% तक उन जो हम टैरिफ लगाते हैं न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट पे, उसको हम काफ़ी लिबरलाइज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि टैरिफ को हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे प्रोविजंस हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दोनों देशों के बीच में जो अप्रैल में साइन हुआ था उसमें, और ये बहुत जल्द इंप्लीमेंट होने वाला है। जी 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 बिल्कुल। एम्बेसडर सज्जनहार, न्यूजीलैंड का आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो छोटा देश है, लेकिन हिंद प्रशांत में उसकी रणनीतिक स्थिति जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो बदलता हुआ जियोपॉलिटिकल एरा है इसमें किस तरह से भारत के लिए इसको देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है न्यूजीलैंड के साथ संबंध। इस विशेष आलोक में मैं सवाल पूछ रहा हूं कि 40 वर्षों से कोई शीर्ष स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर जा रहा है, तो संबंध शुरू में बड़े मध्यम रहे, अब उसको तेज करने के पीछे की स्ट्रैटेजी कैसे देखते हैं? आवाज सर आपकी नहीं आ रही है, एक बार अपना मोबाइल या एपरेटस जिससे आप जुड़े हैं उसको एक बार चेक कर लें। नहीं चेक कर लिया है, ठीक है। जी 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 हाँ, अब आवाज आ रही है, बोलिए सर। जी, धन्यवाद।
तो देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो यहाँ पर बहुत ही एकदम उथल पुथल हो रहा है पूरे विश्व में, हम देख रहे हैं जो पिछले कुछ अगर सालों में देखें तो यहाँ पर बहुत ही बदलाव हो रहा है। और चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध है, किसी ने नहीं सोचा था। कोई ये जो पश्चिम एशिया का जो युद्ध है, किसी ने नहीं सोचा था जो ये होगा इतना, और इसका प्रभाव इतना विश्वव्यापी होगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र, हम जिसमें रेजिडेंट हैं, जो इंडो पैसिफिक है, उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। और जो मैंने कहा, जो चीन का यहाँ पर दबदबा बहुत ही ज्यादा वो बढ़ रहा है। चीन अपने को यहाँ पर एशिया में, इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ी हेजिमोनिक पावर के रूप जी। में ये बनकर उभरना चाहता है। आप देखिए, साउथ चाइना सी में ये सभी देशों का अगर कहा जाए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो जी। 1982 में साइन हुआ, तो ये सभी जो देश हैं वहां पर, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनाई है वगैरह, तो ये जो है साउथ चाइना सी में, ये सभी इन देशों को बिलोंग करता है। और वहां पर जो कुछ द्वीप हैं, टापू हैं, इन्हीं देशों को बिलोंग करते हैं। परंतु चीन कहता है, जो उसने एक 9 डैश लाइन बनाई हुई है, तो इससे ये सभी देशों के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा हो गई है। तो ये सभी जो देश हैं, जो मैं कह रहा था डेमोक्रेसीज हैं, जो लोकतंत्र देश हैं, उनको साथ में मिलकर आना होगा। और ये जिसे कहा जाता है फ्री एंड ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, इसको बनाना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए ये वाला जो प्रधानमंत्री का दौरा था, देखिए, केवल इसको मैं समझता हूं जो न्यूजीलैंड के दौरे के साथ अलग देखना शायद इतना ठीक नहीं होगा। इसको इन दोनों दौरों के साथ मिलाकर देखना है, जो हम इंडो पैसिफिक में अपने जो संबंध हैं उनको और सुदृढ़ कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमको जो अभी जापान की प्रधानमंत्री आई थी, सनाई तकाइची, जी। उसको भी साथ में मिलाकर, क्योंकि वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान है। वो भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। उनका जो अपना डिफेंस पोस्चर था पहले, केवल बहुत ही पैसिव सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को लेकर, अब उनका भी बहुत ही आउटवर्डली, बहुत ही अग्रेसिव ऐसा पोस्चर हो गया है। जी। साउथ कोरिया का भी आप देख लीजिएगा। तो ये सभी जो देश हैं, और फिर चाहे अभी वियतनाम हो, फिलीपींस हो, ये सभी देश चाहते हैं जो यहाँ पर शांति बनी रहे, यहाँ पर सुरक्षा बनी रहे। तो इन सभी देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना होगा। और न्यूजीलैंड के साथ जो बातचीत है, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक की, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की, मैरीटाइम सिक्योरिटी की, मैरीटाइम कोऑपरेशन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको इन सब की एक कड़ी में जोड़कर हमको देखना होगा। देखिए, जी, 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 निश्चित तौर पर। और प्रोफेसर राजन कुमार, जिस तरह से भारतीय समुदाय का उत्साह आज जो संबोधन था उसमें देखने को मिला, कैसे देखते हैं? क्योंकि अब एक देखा जाए तो भारतीय समुदाय के साथ जो कनेक्शन है वो भारतीय विदेश नीति का एक अभिन्न अंग सा बन गया है। कैसे? क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो है लिविंग ब्रिज है, या ये कहा उनको कि ये ब्रांड एम्बेसडर्स है भारत के दूसरे देशों में। कैसे इसको एक स्ट्रैटेजिक एसेट के तौर पर देखते हैं जो भारतीय समुदाय, और कैसे इसने पूरी जो एक विदेश नीति है भारत की उसको पीपल सेंट्रिक ज़्यादा बनाया है, ये कहें कि लोगों के बीच में सीधे तौर पर उसको पहुंचाया है? देखिए, एक चीज जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरान किया, जो कि पहले नहीं दिख रहा था, तो उसमें जिस ढंग से उन्होंने अपने आप को, या जो हमारी डिप्लोमेसी है उसको जो डायस्पोरा से कनेक्ट करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल यूनिक है। ऐसा पहले देखने को नहीं मिलता था। और फिर जिस ढंग से ओसीआई कार्ड या उनके जो मीटिंग्स होते हैं इंडिया में भी होते हैं, और फिर वहाँ जहाँ भी जाते हैं हमारे, चाहे वो इंडोनेशिया अभी भी देखेंगे, सेशल्स से लेके इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह उन्होंने जो भी हमारे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और डायस्पोरा है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उनकी जो वार्तालाप होती है प्रधानमंत्री की, दो बातों पे होती है। पहला तो यह बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में क्या परिवर्तन हो रहा है, और दूसरा यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए भी भारत में क्या अपॉर्चुनिटीज खुल सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो। तो यह प्रधानमंत्री की कोशिश होती है। जहां तक न्यूजीलैंड की बात है, तो लगभग 3 लाख के आसपास हमारे लोग हैं वहाँ पे, जो पर्सन ऑफ इंडियन, जो कि इंडियन ओरिजिन से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को।
और उसमें अभी लगभग बताया जा रहा है कि 20 से 30 हज़ार के बीच हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो उनको जो एड्रेस किया, वहाँ पे एसेंशियली उन्होंने बताया कि भारत की जो उपलब्धियाँ थी, कि भारत कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता जा रहा है, या फिर भारत में किस ढंग से अभी जो पॉवर्टी एलिवेशन या जो प्रोग्राम्स यूपीआई इत्यादि के जो चल रहे हैं उस पर उन्होंने चर्चा की। और सच में बिल्कुल जो हमारे जो डायस्पोरा है वो हमारा सॉफ्ट पावर जो डिप्लोमेसी है उसका अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। और वो बहुत ही जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो हमारे वहाँ पे जो डायस्पोरा है, काफ़ी स्किल्ड डायस्पोरा है, प्रोफेशनल्स हैं ज़्यादातर वहाँ पे। उनका जो पर कैपिटा एजुकेशन की बात करें या पर कैपिटा इनकम की बात करें इत्यादि, तो वो काफ़ी ज़्यादा है, बाकी लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे। तो यह मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी का एक नया हिस्सा है और प्रधानमंत्री इसको काफ़ी गहरी एक तरह से सोच के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर गहरी सोच के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए एम्बेसडर सज्जनहार और प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन